हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? तो भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस मिला देते हैं। यानी कि इसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड होता है, लेकिन सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन की वही फिजिकल स्टेट होगी जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है। मतलब अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैस डिजॉल्व है, ऐसा सॉल्यूशन हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरी लॉ वगैरह पढ़े थे। और इस सेक्शन में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ऐसे सॉल्यूशन पर रहेगा जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड डिजॉल्व है या लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व है। इसके अलावा इस सेक्शन में हम जो मेजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वह है वेपर प्रेशर, चाहे वह प्योर सॉल्वेंट का हो या किसी लिक्विड सॉल्यूशन का। साथ ही हमारी स्टडी बाइनरी सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड रहेगी। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें केवल दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। साथ ही हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल नेचर के हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है लेकिन सॉल्वेंट वॉलेटाइल नेचर का होता है। अब हम समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। यदि हम किसी प्योर लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन को प्री इवैक्यूएटेड वेसल में लेते हैं। अब ये प्री इवैक्यूएटेड वेसल क्या होती है? ये एक ऐसा वेसल है जिसकी एयर पहले से ही निकाल दी गई है और अब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है। अब इस प्री इवैक्यूएटेड वेसल में हमने प्योर लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन लिया और इसमें एक मैनोमीटर जोड़ दिया, और अब इस वेसल को हम एक थर्मोस्टेट में रख देते हैं। अब थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। तो हमने एक प्री इवैक्यूएटेड वेसल लिया, इसके अंदर प्योर लिक्विड लिया या सॉल्यूशन लिया, इस प्री इवैक्यूएटेड वेसल को एक मैनोमीटर से जोड़ दिया और इस पूरी वेसल को हमने एक थर्मोस्टेट के अंदर रख दिया। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड की वेपर बनना चालू होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस को छोड़कर इस स्पेस में इकट्ठे होने लगते हैं, वेपर के फॉर्म में यहां इकट्ठे होने लगते हैं। अब जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था उस समय इस स्पेस के अंदर कोई वेपर नहीं थी। लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन लगातार इवेपोरेट हो रहा है, जिससे कि इस स्पेस के अंदर वेपर का अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इसके अंदर वेपर बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे वेपर मॉलिक्यूल इस लिक्विड के ऊपर कंडेंस होने लगेंगे। इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होगा, लेकिन रेट ऑफ वेपोराइजेशन अपनी उसी पुरानी स्पीड से होता रहेगा। परिणाम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि इस स्पेस में वेपर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और जब वेपर बढ़ने लगेगी तो उसके अंदर कंडेंसेशन की रेट भी बढ़ने लगेगी। अब ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से कंडेंस हो रहे होते हैं, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, माने जिस स्पीड से ये इवेपोरेट हो रहा है उसी स्पीड से ये कंडेंस भी होगा। इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, उस समय ये वेपर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे होंगे। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने तक का हमने इंतजार क्यों किया? इसलिए किया कि इस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गई है,
जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ती जा रही थी या फिर इस स्पेस के अंदर वेपर बढ़ती जा रही थी तो मैनोमीटर के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, अब मैनोमीटर में प्रेशर की वैल्यू बढ़ना बंद हो गई। तो जब कांस्टेंट वैल्यू आने लगती है, मेजरमेंट उसी समय लिए जाते हैं। खैर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है, उस समय लिक्विड की वेपर इस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर डाल रही होती है उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapor of a liquid or solution when they are in dynamic equilibrium with its liquid solution at a particular temperature। तो इस तरह से हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। अब बारी आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट डालते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड किस तरह से वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालता है कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये कैसे ज्यादा हो जाता है कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है तो मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है और ज्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं और ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में आ जाते हैं। तो इससे जब वेपर फेज में वेपर का अमाउंट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। यही रीजन है कि डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होता है, क्योंकि डाई इथाइल ईथर में डाइपोल इंटरेक्शन होता है जो एक वीक फोर्स है, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर ऐसा नहीं है। इथाइल अल्कोहल में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिससे इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिससे कम मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, कम मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में जाते हैं, जिससे कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो weaker the intermolecular forces, greater is the amount of vapor, because more molecule can leave the liquid and come into the vapor phase. For this reason, vapor pressure of diethyl ether is greater than that of ethyl alcohol. अगला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में पहुंच जाते हैं और वो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने लगते हैं। यही रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको क्वांटिटेटिवली क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के जरिए हम देख सकते हैं। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है log P2 upon P1 equal delta H vaporization upon 2.303 R in bracket T2 minus T1 upon T1 T2। यहां पर P1 क्या होता है? यहां पर P1 T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है और P2 T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है। डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो इस क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के जरिए हम टेम्परेचर के का इफेक्ट वेपर प्रेशर के ऊपर समझ सकते हैं और क्वांटिटेटिवली उसमें रिलेशन भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर हमको T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 दिया हुआ है तो हम T2 टेम्परेचर पर P2 वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। अब हम राउल्स लॉ की शुरुआत करते हैं ऐसे सॉल्यूशन से
जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट ही प्रेजेंट है, यानी कि लिक्विड में लिक्विड के सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉलेटाइल नेचर के होते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर के स्पेस में दोनों कंपोनेंट की वेपर प्रेजेंट रहती है और वेपर में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट अपना वेपर प्रेशर शो कर रहा होता है, जिसे हम उन कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। और इन पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू प्रत्येक कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर व सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है और इसे सबसे पहले राउल्स ने स्टडी किया था, जिसे हम राउल्स लॉ के तौर पर पढ़ते हैं। राउल्स ने इसके बारे में कहा था, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर of a component at a given temperature is equal to the product of the mole fraction of that component in the solution and the vapor pressure of the component in pure state। मतलब किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो हमने सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट ए और बी को कंसीडर किया है। सॉल्यूशन में इनका मोल फ्रैक्शन x है और x भी है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर उनका पार्शियल वेपर प्रेशर Pa और Pb होगा। अगर उनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर Pa0 और Pb0 है तो राउल्स लॉ इसके बारे में क्या कहता है? राउल्स लॉ कहेगा कि Pa इक्वल हो जाएगा Pa0 इंटू XA और Pb इक्वल हो जाएगा Pb0 इंटू XB। अगर लिक्विड सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर P है, टोटल वेपर प्रेशर P है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि वो टोटल वेपर प्रेशर P उन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। मतलब P इक्वल Pa प्लस Pb होगा। Pa होता है Pa0 इंटू XA और Pb होता है Pb0 इंटू XB। अब हम इसको थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं। हम XA की जगह 1 माइनस XB ले लेते हैं। XA की जगह 1 माइनस XB ले लिया तो क्या हुआ, उसको हमने सॉल्व करना चालू किया तो हमारी ये इक्वेशन मिल गई। इसमें हमने रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो रीअरेंज करने पर हमको मिला P इक्वल Pa0 प्लस Pb0 इंटू XB माइनस Pa0 इंटू XB। तो इसमें XB कंपोनेंट है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमको इक्वेशन मिला P इक्वल Pa0 प्लस Pb0 माइनस Pa0 इंटू XB। अब हमको पहले से ही पता है कि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर किसी भी गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट वैल्यू शो करता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा वही रहेगा। ऐसे ही बेंजीन का 20 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर आता है प्योर फॉर्म में वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पर रहेगा। तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलती है, क्योंकि Pb0 माइनस Pa0 भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल mx प्लस c से। तो इस इक्वेशन से हमको क्लियर हो रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन XB का लीनियर फंक्शन होता है, या वो XA का भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्योंकि XB इक्वल 1 माइनस XA होता है। तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टोटल प्रेशर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो ये लाइन थर्ड जो है वो टोटल प्रेशर को बता रहा है कि हमने टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। ऐसे ही लाइन 1 और लाइन 2 पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन XA और XB के बीच में जो रिलेशन है स्ट्रेट लाइन का, वो रिलेशन हमको बता रहा होता है। अब राउल्स लॉ के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। राउल्स लॉ केवल उन दो कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल होता है जो आपस में
होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, आपस में मिलकर होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कंपोनेंट पार्शियली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है तो राउट्स लॉ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे कंपोनेंट जो ज्यादा वॉलेटाइल नेचर के हैं, सॉल्यूशन के ऊपर के स्पेस में उनकी वेपर ज्यादा होगी, या सॉल्यूशन के ऊपर के स्पेस में जो वेपर प्रेजेंट है उसमें मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस का कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। कोई भी दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिलकर राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, माने कोई भी लिक्विड के पेयर जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनसे बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। बहुत कम कंपाउंड हैं जो इस तरह के आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर भी बेंजीन और टॉल्यूइन लगभग आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। हेक्सेन, हेप्टेन लगभग आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। इसमें आपने देखा है कि ये जो कंपोनेंट हैं इनकी नेचर और स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर है। जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन की स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होती है, ऐसे ही हेक्सेन और हेप्टेन की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी नेचर लगभग सेम होती है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में भी काफी सिमिलरिटी है। तो ऐसे कंपोनेंट जिनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होती है वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट वेपर में आप इन कंपोनेंट का कंपोजिशन फाइंड करना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सपोज करो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन YA और बी का मोल फ्रैक्शन YB है, तो YA इक्वल हो जाएगा PA अपॉन PA प्लस PB। मतलब वेपर फेज में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसके पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का रेशियो होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PA इक्वल YA इंटू P टोटल। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट के लिए भी हम रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब हम ऐसे सॉल्यूशन को पढ़ते हैं जिसके अंदर लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व है, मतलब सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है लेकिन इसका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल नेचर का है। तो इसके लिए सपोज करो हमने कंसीडर किया कि दो कंपोनेंट A और B लिए। कंपोनेंट A एक लिक्विड है, ध्यान देना हमने सॉल्वेंट को A माना है। कंपोनेंट A लिक्विड है और वो सॉल्वेंट है और उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B डिसॉल्व किया है। सॉल्यूशन में इनके मोल फ्रैक्शन X है और XB होगा और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनके पार्शियल वेपर प्रेशर PA और PB होंगे। हमको क्लियर है कि PB की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। फिर ही हम थियोरेटिकली इसको सॉल्व करते हैं एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर फॉर्म PA नॉट और PB नॉट है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि P इक्वल PA प्लस PB होना चाहिए। टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल PA प्लस PB होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है और उसका वेपर प्रेशर 0 आएगा, तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल ही होगा। जैसे हमने वाटर के अंदर अगर ग्लूकोज या यूरिया या कोई और सब्सटेंस जैसे शुगर वगैरह डिसॉल्व किया है तो वाटर तो अपना वेपर प्रेशर शो करेगा, लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट आपने शुगर या ग्लूकोज या यूरिया डिसॉल्व किया है वो अपना वेपर प्रेशर शो नहीं कर रहा होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर PA प्लस PB, PB की वैल्यू 0 कर दी है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, मींस PS इक्वल हो जाएगा PA। तो PA को हम कैसे लिखते हैं? PA नॉट इंटू X से लिखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है वो हमको क्या बता रहा है? वो हमको बता रहा है कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर हम XA की जगह
1 माइनस एक्स भी लिख दें, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स भी लिख दें, तो क्या आएगा, पी एस इक्वल पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। पी ए को इधर लाए, रीअरेंज किया, तो पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल पी ए नॉट इंटू एक्स बी हो गया। पी ए नॉट माइनस पी एस ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कि जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो उसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट था। अब जब सॉल्यूशन बन गया है तो उसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया है, तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है। तो पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, अब वेपर प्रेशर कम हो गया है, और जितना कम हुआ इसका डिफरेंस, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल पी ए नॉट इंटू एक्स भी हो जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोई पैरामीटर नहीं होता, रियल पैरामीटर होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया कि पी ए नॉट को भी इधर लेके आए, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल एक्स बी। ये हमको क्या कह रहा है? ये टर्म जो है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है? ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है उसके इक्वल होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का के अंदर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर Na ए के मोल डिजोल्व किए हैं और Nb बी के मोल डिजोल्व किए हैं, ए के मोलों की संख्या Na है और बी के मोलों की संख्या Nb है, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? Xb इक्वल हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये निकल के आएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल Xb इक्वल Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ है। अगर सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो Nb की वैल्यू Na से काफी कम होगी। तो अगर Na फार ग्रेटर देन Nb है तो Na प्लस Nb की वैल्यू हो जाएगी Na की इक्वल लगभग। तो हम हाईली डाइल्यूटेड या वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल Nb अपॉन Na। लेकिन ध्यान दें ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हमको किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी कंसंट्रेशन के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल Nb अपॉन Na। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं, और जब हमने Na और Nb की वैल्यू रख दी तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। इसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट या कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने राउल्स लॉ पढ़ लिया है, अब राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 373 केल्विन। तो इसमें मैं कुछ एक चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहला यह है कि अगर एक्वा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, अगर एक्वा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है और कोई दिया ही नहीं है तो हम उस सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन मान के चलेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर कहीं भी वाटर का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में नहीं दिया है, तो फिर कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसमें एक चीज है, यह है कि 373 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। तो इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो है 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूरिया का वेट 5 ग्राम, सॉल्यूशन का 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा 100 - 5 95 ग्राम।
तो सॉल्यूट का वेट 5 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट 95 ग्राम हो गया। अब क्या करें? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये फॉर्मूला मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में थ्योरी में बताया था। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और ये फॉर्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस रखें, क्योंकि ये डाइल्यूट के लिए भी एप्लीकेबल है और उतना ही एप्लीकेबल ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए है, जबकि ये वाला फॉर्मूला केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ये वाला जो टर्म है PA नॉट माइनस PS अपॉन PS, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। तो जब तक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछा जाए, आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, और जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जाएगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसको हटा दें। पहले हम वापस इसी फॉर्मूले के अंदर आते हैं। अब सारी वैल्यू हमारे पास है। PA नॉट हमको पता है 760 mmHg है। वेपर प्रेशर PS निकालना है। 5 ग्राम सॉल्यूट 95 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 18 और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यूरिया होने की वजह से 60 हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। कहाँ ये है? ये सॉल्यूशन के अंदर है। 373 केल्विन पर 748.178 mmHg है। ठीक, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%। तो हम वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस करना चाहते हैं? 20%। माने अगर वेपर प्रेशर हमारा 100 है तो हम उसको 80 करना चाहते हैं। तो इसी की बेसिस पर हमने मान लिया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है, सॉल्यूशन का 80 है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, वाटर का सॉल्वेंट का वेट 200, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का 80, क्योंकि यूरिया है, और इसका कितना अमाउंट डिसॉल्व होना चाहिए ये हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। हमने वही फॉर्मूला लिखा जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो हमारा वेट ऑफ यूरिया आ गया 222.22 ग्राम। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 200 mmHg। किसी टेम्परेचर पर बेंजीन का वेपर प्रेशर 200। एट द सेम टेम्परेचर अ सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 195 mmHg। 5 mmHg कम हो गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमको इस बार सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। जो चीजें गिवन है उसमें क्या है कि सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 200 है, सॉल्यूशन में वो 195 रह गया। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 है, बेंजीन हमने 156 ग्राम लिया है और सॉल्यूट 4 ग्राम लिया है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड करना है। हमने सिंप्लीफाइड वाला फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला लिया, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको कैलकुलेट किया तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 78 आ गया। अगली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अगला है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथिन। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथिन at 298 Kelvin are 200 and 415 mmHg respectively. Calculate vapor pressure of solution prepared by dissolving 25 gram chloroform in 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin. इसमें देखिए हमने चूंकि नाम बड़े हैं तो क्लोरोफॉर्म को A मान लिया है और डाइक्लोरोमेथिन को B मान लिया है। तो PA नॉट दिया है 200
पीबी नॉट 415, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास 119 और इसका 25.5 ग्राम डिजॉल्व है। डाई क्लोरोमेथिन का मॉलिक्यूलर वेट 85 और इसका 40 ग्राम वेट डिजॉल्व है। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथिन का मोल्स निकाल लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के मोल आ गए 0.213 मोल और डाइक्लोरोमेथिन के आ गए 0.470 मोल। तो सबसे पहले हमने मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। तो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन Na/Na+Nb 0.312 आ गया और जब 1 में से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.688 मोल। अब राउल्स लॉ लिया हमने, P टोटल इक्वल PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। इसमें अलग अलग जो वैल्यूज आई हैं वो हमने पुट कर दिया तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 347.9 mm Hg। इस टॉपिक को आपने कितना अच्छे से समझा है इसे चेक करने के लिए मैंने वर्कशीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वर्कशीट सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब सबमिट बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा और जो वर्कशीट के क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर भी आपको मिल जाएंगे।